यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं सबके लिए, कैसे हैं सब लोग बेटे? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नई वीडियो में। गाइस, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों का एंटी नेट का एग्जाम अब जो है वो होने वाला है दिसंबर 2023 में। और दिसंबर 2023 में जो एंटी नेट का पेपर होना है उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच जो है वो हमने स्टार्ट कर दिया है, जिसके अंदर आप अपने घर पे बैठे बैठे जो है पेपर नंबर 1 जो अपना जनरल पेपर है एंटी नेट का, आप उसकी घर पे बैठे बैठे जो है बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे उसके अंदर हम आपको जो है 4 चीजें प्रोवाइड करवाएंगे हमारे कोर्स में। एक तो आपको सारा का सारा कंटेंट मटेरियल जो है वो हार्ड कॉपी फॉर्म में हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। 10 जैसे कि आपको मालूम है कि 10 यूनिट्स हैं अपने पेपर नंबर 1 में, तो उन 10 यूनिट की 10 किताबें हम लोगों ने जो बना रखी हैं लाइक दिस। जैसे अभी हम लोगों ने जो है वो हायर एजुकेशन यूनिट नंबर 10 स्टार्ट किया, तो ये हमारा हायर एजुकेशन का बुक है। इस तरीके से जो है 10 सब्जेक्ट है तो उनकी 10 किताबें हैं, ठीक है, वो आपको मिलेगा। तो पहला तो कंटेंट हो गया हार्ड कॉपी फॉर्म में, दूसरा उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। जैसे ये लेक्चर हम करें इस तरीके से आपको सारे लेक्चर मिलेंगे। तीसरे नंबर पे आपको रिवीजन करने के लिए हर यूनिट का सेपरेट रिवीजन वीडियो मिलेगा, ताकि पेपर में जाने से पहले आप एटलीस्ट 5 से 6 बार जो है अपना सिलेबस बढ़िया तरीके से रिवाइज कर पाए। और फिर प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज हम लोग जो है प्रोवाइड करवाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, तो जिससे आपका प्रैक्टिस भी बढ़िया हो जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी, तो अभी जो हम लोगों ने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया उसके अंदर हम लोगों ने जो है यूनिट नंबर 10 से स्टार्ट किया है। जो हमारा 10th यूनिट है जिसका नाम जो है वो है क्या, हायर एजुकेशन। ये अपना यूनिट है हायर एजुकेशन का, ये इसका बुक है। ओके, हायर एजुकेशन का जो अपना सिलेबस था उसको मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने जो 6 चैप्टर्स के अंदर उसके पूरे सिलेबस को हमने जो है वो बाइफरकेट कर दिया था। अब बात ये आती है, हम लोगों ने स्टार्ट किया था हायर एजुकेशन इन द एंशिएंट इंडिया, ठीक है, प्राचीन काल के अंदर जो है वो हायर एजुकेशन का सिस्टम क्या था अपने इंडिया के अंदर। तो उसके लिए फर्स्ट लेक्चर हमने जो है वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ये है हमारा सेकंड लेक्चर। ओके, तो फर्स्ट लेक्चर जो हमने किया था उसके अंदर हम लोगों ने 3 बातें पढ़ी थी। क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सबसे पहले कि हायर एजुकेशन का नीड क्या है इंडिया में। तो आपको उसके लिए मैंने बताया था कि भाई इंडिया के अंदर जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और डेमोग्राफिक डिविडेंड का अगर आपने को बेनिफिट लेना है तो यहां पे जो हमारी मेजोरिटी जो वर्किंग पॉपुलेशन है, ठीक है ना, हमने क्या पढ़ा था कि डेमोग्राफिक डिविडेंड बेसिकली क्या होता है कि अगर आपकी टोटल पॉपुलेशन में वर्किंग ग्रुप का जो है वो शेयर अगर क्या है ज्यादा है, ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि वहां पे आपको जो है वो क्या होगा, उससे आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी कंट्री का वो बढ़ेगा, क्योंकि लेबर बहुत ज्यादा आपके पास अवेलेबल होगी। जब अबंडेंट अमाउंट के अंदर मैन पावर आपके पास में अवेलेबल है तो आप बढ़िया तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं, और जितना प्रोडक्शन बढ़ेगा उतना जीडीपी भी आपका जो है वो क्या होगा, रेज होगा। ठीक है, तो अब वहां पे नीड ये था कि लोग तो हैं काम करने के लिए, लेकिन लोगों के पास अगर नेसेसरी स्किल नहीं होगा, अगर लोग जो पढ़े लिखे नहीं होंगे तो फिर काम नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए हायर एजुकेशन सिस्टम का बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस है अपने कहां पे, इंडिया के अंदर। ठीक है, फिर मैंने आपको ये भी बताया था भाई हायर एजुकेशन का मतलब क्या है। तो हमने ये पढ़ा था कि भाई एलिमेंट्री, सबसे पहले तो एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया, 1 से लेके 8वीं तक की पढ़ाई, फिर 9वीं से लेके 12वीं तक की पढ़ाई को बोलते हैं हम लोग क्या, सेकेंडरी एजुकेशन। और उसके बाद में फिर आपका आएगा क्या, हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब 12th के बाद की जो भी पढ़ाई है वो सब किसका पार्ट था, आपके हायर एजुकेशन का, ये हमने पढ़ा। और तीसरा हम लोगों ने स्टार्ट किया था एंशिएंट इंडिया के अंदर जो हमारी एंशिएंट एजुकेशन थी वो कैसी थी। तो वहां पे हमारा जो मेन फोकस था वो था होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर। किसके ऊपर, होलिस्टिक डेवलपमेंट के ऊपर, कि हमने सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं कि बुकिश नॉलेज प्रोवाइड करनी है, बल्कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी हमको जो है वो प्रोवाइड करनी है। और वहां पे आपको जो, जब हमने लेक्चर को वाइंड अप किया था तो आपको मैंने वहां पे 2 बात बताई थी कि अपना जो एंशिएंट एजुकेशन थी वो बेसिकली 2 तरीके से हम उसको जो है पढ़ते हैं, एक है आपका वैदिक एजुकेशन और एक है आपका कौन सा, बुद्धिस्ट। और मैंने आपको बताया था कि सेकंड जो लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम पूरा का पूरा वैदिक एजुकेशन का टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है, और जो थर्ड लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे किसके, बुद्धिस्ट एजुकेशन के बारे में। और फोर्थ लेक्चर जो होगा उसमें पढ़ेंगे एंशिएंट इंडिया के अंदर जो हमारे यूनिवर्सिटी थी वेरियस उनके बारे में। और ऐसा करके अपना पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर नंबर 1 में 4 लेक्चर लगने थे, एक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आज है अपना सेकंड लेक्चर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो क्या करेंगे, वैदिक एजुकेशन के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है ना जी। अब देखो एंशिएंट एजुकेशन मतलब प्राचीन शिक्षा की अगर बात करते हैं कि इंडिया के अंदर जो प्राचीन काल में जो शिक्षा प्रोवाइड की जाती थी उसका क्या सिनेरियो था, क्या सिस्टम था उसका। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा कि भाई वेद क्या है, क्योंकि देखो 2 तरह की है, एक है आपका वैदिक, एक है बुद्धिस्ट। अब वैदिक जो एजुकेशन जो प्रोवाइड की जाती थी उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंस जो है वो क्या है कि भाई पहले वेदों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वैदिक एजुकेशन के जो है उसका बेस क्या था, वो वेद ही तो थे। वेद बेसिकली क्या है, वेद जो है वो है नॉलेज। क्या है, नॉलेज। अब पहले मैं आपको हमारे जो 4 तरह के वेद हैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा मैं नॉलेज प्रोवाइड कर देता हूं, फिर 4 वेद के बाद में फिर हम आएंगे किसके ऊपर, वैदिक एजुकेशन के ऊपर। अब इसमें कुछ चीजें याद करने की हैं जो आपको क्रैम करना पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो मैं आपको बता दूंगा क्या क्या है जो यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं।
ठीक है ना जी। आओ थोड़ा सा देखते हैं। तो अभी के लिए एक बात जो आपको आज के इस वीडियो के अंदर जो सबसे पहली बात याद रखनी है वो क्या, कि एंशिएंट एजुकेशन जो है वो कैसे है, दो सिनेरियो के अंदर हम पढ़ते हैं। एक है आपका वैदिक एजुकेशन सिस्टम और एक है कौन सा, बुद्धिस्ट। तो आज पढ़ रहे हैं कौन सा, वैदिक वाला। आ जाओ जी। और वैदिक एजुकेशन सिस्टम को पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वेद क्या है, ठीक है, इनकी नॉलेज होना जो है, वेदस, इनकी नॉलेज होना बहुत ही क्या है, जरूरी है। वेद बेसिकली क्या है, एक बात बताऊं आपको, पूरे वर्ल्ड में, ध्यान देना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे वर्ल्ड में, एंटायर संसार की मैं बात कर रहा हूं, पूरे संसार के अंदर जितनी भी एजुकेशन है पूरे संसार में, चाहे आप वो मैथमेटिकल मैथ्स की बात कर लो, चाहे आप साइंस की बात कर लो, चाहे आप लिटरेचर की बात करो, किसी भी चीज की बात कर लो, किसी भी चीज की, चाहे साइंस है, ठीक है, चाहे आपका मेडिकल आ गया, चाहे आपका अर्थशास्त्र आ गया, ठीक है, चाहे आपका धनुष विद्या आ गया, चाहे आर्चरी आ गया, चाहे वारफेयर आ गया, कुछ भी हो, ये सारी की सारी जो नॉलेज है वो बेसिकली 4 वेदों से आई है। एक्चुअल के अंदर वेद बेसिकली क्या है, पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड समझते हो, कोस्मोस पूरा का पूरा, एंटायर जो वर्ल्ड है, पूरा जो ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड की जो ज्ञान है वो इन 4 वेदों के अंदर जो है वो क्या है, सम्मिलित है। जनरल सेंस की मतलब जनरल नॉलेज की बात जो है वो थोड़ी सी हम करेंगे देन इसकी, क्योंकि ये बताना जरूरी इसलिए क्योंकि यहां पे वेदों के अंदर 4 उपवेद भी हैं। जो आपके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेद के अंदर 4 आपके जो है वो क्या उपवेद भी हैं और वहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो पहले अपने को वेद के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो, जब वेदास की नॉलेज होगी तो अपने को पता चलेगा कि वैदिक एजुकेशन में बेसिकली वेद ही तो पढ़ाए जाते थे। वैदिक एजुकेशन जो है उसके अंदर क्या बताया जाता था, उसमें वेदों का ज्ञान तो दिया जाता था, यस, ठीक है ना। चलो, जो अपने 4 वेद हैं, ये 4 वेद के अंदर पूरा का पूरा जो आपका कोस्मोस है, पूरा का पूरा जो आपका ब्रह्मांड है, उस पूरे ब्रह्मांड की नॉलेज को इन 4 वेदों के अंदर जो है वो क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया। ध्यान से सुना मेरी बात को, पूरा का पूरा जो आपका कोस्मोस है, पूरा का पूरा जो आपका ब्रह्मांड है, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी ज्ञान है उनको 4 वेदों के अंदर जो है वो क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। और ये 4 वेदों का क्रम बोले तो जो इनका सीक्वेंस है बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो अरेंज किया गया। कैसे है, सबसे पहले नंबर पे, पहले इसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले नंबर पे आता है आपका ऋग्वेद। कौन सा, ऋग्वेद, इसको ज्ञान योग भी बोलते हैं या इसको जो है वो ज्ञान कांड भी बोला जाता है। ऋग्वेद के बाद में अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, ऋग्वेद के बाद में जो है वो आएगा क्या, यजुर्वेद, इसको कर्म योग बोलते हैं या कर्म कांड बोलते हैं। यजुर के बाद में तीसरे नंबर पे आता है सामवेद। सामवेद जो है इसको भक्ति योग भी बोला जाता है। महाभारत जब हो रही थी तो श्री कृष्ण भगवान जी जो है उन्होंने बोला था कि मैं साम योग हूं, उन्होंने बोला था, मतलब भक्ति योग, ठीक है। और चौथे नंबर पे जो है वो आता है कौन सा, अथर्ववेद। कौन सा, अथर्व, ठीक है, जिसके अंदर बेसिकली हम लोग जो वो तीनों जो आपके योग हैं उनको मिला करके जो है विज्ञान की बात की जाती है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, अथर्ववेद। एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले तो बस एक बात ध्यान रखिएगा, एंटायर जो कोस्मोस है, पूरा जो ब्रह्मांड है, पूरे ब्रह्मांड का जो ज्ञान है उनको 4 वेदों के अंदर जो है वो क्या कर दिया गया, बाइफरकेट कर दिया गया, ठीक है। आओ थोड़ा सा देखते हैं क्या बोलते हैं बेसिस जो है, जो बेस है इंडियन कल्चर का, वो लाई करते हैं किसमें, वेदास में। मतलब अपना जो पूरा का पूरा जो हमारा कल्चर है, ठीक है, हमारी जो भी संस्कृति है, ठीक है, इंडियन जो हमारी जो संस्कृति है, ठीक है, भारतीय संस्कृति, वो पूरी की पूरी किसमें लाई करती है, वेदास में, विच आर 4 इन नंबर। तो वेद जो है वो कितने हैं, 4 नंबर में, और चारों का नाम जो है वो याद इसी सीक्वेंस में करना पड़ेगा। सबसे पहले आएगा ऋग्वेद, कौन सा, ऋग, फिर आएगा सामवेद, फिर आएगा यजुर और फिर आएगा कौन सा, अथर्व। नहीं, पहला ऋग्वेद, ऋग के बाद में आएगा यजुर, यजुर के बाद में आएगा आपका सामवेद और फिर आएगा क्या, अथर्व। मतलब पहला ऋग्वेद हो गया, दूसरा हो गया यजुर, तीसरा हो गया सामवेद और चौथा कौन सा, अथर्ववेद। ये इसका सीक्वेंस होता है। आगे, वेदास आर रिगार्डेड एट द ओल्डेस्ट अमंग द लिटरेचर ऑफ द वर्ल्ड, आर रिगार्डेड द ओरिजिनल सोर्स ऑफ फिलोसफी ऑफ द लाइफ इन एंशिएंट इंडिया। तो प्राचीन काल के अंदर जो भी आपकी फिलोसफी ऑफ लाइफ थी, मतलब जीवन का जो भी ज्ञान था, वो सब किस में समाया हुआ था, वेदों में समाया हुआ था। और वेदों से ही जो है इस ज्ञान की जो है वो क्या हुई, उत्पत्ति हुई। वेद से ही जो है ये नॉलेज जो है वो आगे क्या हुई, बढ़ी, ठीक है। अब वेद के अंदर जो है सबसे पहले नंबर पे आता है ऋग्वेद। अब ध्यान से समझना, पहले एक बार आपको मैं ब्रीफली बता रहा हूं, फिर जो नोट्स में दे रखा है उसको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे आया ऋग्वेदा। कौन सा, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है इसको ज्ञान योग भी बोला जाता है। ऋग्वेद के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, इसमें प्रकृति जो हमारा नेचर है और नेचर के जो फीचर्स हैं उनके गुणों का वर्णन किया गया है।
तो ऋग्वेद जो है उसके अंदर बेसिकली क्या किया गया, जो प्रकृति है उसके गुणों का वर्णन किया गया। तो ऋग्वेद से आपको जो है वो ज्ञान प्राप्त होगा, इसलिए इसको ज्ञान योग या ज्ञान कांड भी बोला जाता है। तो सबसे पहले नंबर पे क्या आ गया, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद से क्या मिलेगा, ऋग्वेद में इसमें प्रकृति और उसके गुणों का जो है वो क्या किया गया, वर्णन किया गया। ऋग्वेद में प्रकृति उसके गुणों का क्या किया गया, वर्णन। तो यहां इसको ज्ञान योग भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपको मिलेगा, इसमें प्रकृति के बारे में जो है वो नॉलेज मिलेगा। और वो कैसे, प्रकृति के बारे में जो भी नॉलेज है उसको कविताओं के अंदर, हाइम्स जो होती हैं उनके अंदर जो है वो क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो यहां पे नॉलेज होगा, नॉलेज ऑफ द हाइम्स ऑफ प्रेज, ठीक है, फॉर रेसिटेशन। तो प्रवचन देने के लिए बेसिकली यहां पे कविताएं जो है वो देखने को मिलेगी। और उन कविताओं में उल्लेख जो रहेगा वो किसका रहेगा, कविताओं में जो डिस्क्रिप्शन रहेगा वो किसका रहेगा, प्रकृति और उसके गुणों का रहेगा। तो पहले नंबर पे तो क्या आ गया, ऋग्वेद। इसको जो है वो ज्ञान योग भी बोलते हैं। ऋग्वेद के बाद अगला जो वेद है वो है कौन सा, यजुर। क्या है, यजुर। इसको कर्म योग भी बोलते हैं। मतलब ऋग्वेद के अंदर जो आपको नॉलेज मिला, उस नॉलेज को आप यूज करोगे, उस नॉलेज को आप क्या करोगे, यूज करोगे प्रैक्टिकल लाइफ में। जो नॉलेज आपको मिली है उस नॉलेज को आप जो है आप क्या करने वाले हैं, उसको अप्लाई करने वाले हैं, उसको कन्वर्ट करोगे प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर। तो यहां पे जो है वो फोकस किया गया है कर्म योग के ऊपर। किसके ऊपर, कर्म के ऊपर। तो ज्ञान आपने जो प्राप्त किया, ज्ञान के बाद आएगा कौन सा, कर्म योग। तो यहां पे बेसिकली जो है वो क्या होगा, यजुर्वेद, इसमें नॉलेज ऑफ द सैक्रिफिशियल फॉर्मूलास फॉर लिटर्जी बोले तो इसको कर्मकांड बोलते हैं। जो ज्ञान ऋग्वेद में मिला उसे कार्य में कन्वर्ट करते हैं, मतलब प्रैक्टिकल करना। जो भी आपने ऋग्वेद के अंदर सीखा उसका प्रैक्टिकल जो है वो किया जाएगा कहां पे, यजुर्वेद के अंदर। तो पहला हो गया ऋग्वेद जिसको बोलते हैं ज्ञान योग, दूसरा हो गया यजुर्वेद, यजुर के अंदर क्या आएगा, कर्म योग। इसके बाद में आएगा सामवेद। क्या आएगा, सामवेद। सामवेद जो है इसको भक्ति योग बोला जाता है। क्या बोलते हैं, भक्ति योग। अब ध्यान से सुनना, ऋग्वेद के ज्ञान योग और यजुर्वेद के कर्म योग। ये ऋग्वेद से क्या, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जो यजुर्वेद है वहां से क्या, कर्म योग की प्राप्ति हुई। ऋग्वेद के ज्ञान योग और यजुर्वेद के कर्म योग से ईश्वर की रचना, अपने को भगवान के बारे में भक्ति की नॉलेज होती है। तो यहां से बेसिकली क्या होता है, जो सामवेद है उसमें जो है भक्ति की बात की गई है। किसकी बात की गई, भक्ति की बात किया गया है। तो यहां से ऋग्वेद के ज्ञान योग से और यजुर्वेद के कर्म योग से ईश्वर की रचना की नॉलेज होती है और इसको भक्ति भाव जो है वो उत्पन्न होता है। तो ये बात ध्यान रखना। तीसरे नंबर पे क्या आ गया, सामवेद आ गया। और उसके बाद में क्या आएगा, अथर्व। अथर्ववेद, अथर्व के अंदर अब देखो ये सामवेद में यहां लिखा हुआ है नॉलेज ऑफ द मेलोडीज एंड चैंटिंग। तो यहां पे जो है वो संगीत की जो है वो बात की गई है, ठीक है। मेलोडीज मतलब जो आपके संगीत हो गया, गाने गुने हो गए, इनकी जो है वो यहां पे बात की गई है। और आखिर में क्या आएगा, अथर्व। अथर्व के अंदर बेसिकली क्या है, यहां पे ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। जो ऋग्वेद था वहां से ज्ञान, यजुर से कर्म, और जो आपका सामवेद था वहां से भक्ति। तो ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग से एक स्पेशल नॉलेज की जो अपने को प्राप्ति होती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, विज्ञान। इसलिए लास्ट जो वेद है उसका विषय जो है वो क्या है, विज्ञान। तो यहां पे नॉलेज होती है अपने को मैजिकल फॉर्मूलास के बारे में, नेम्ड आफ्टर ए काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ प्रीस्ट, ठीक है। तो ये चार तरह के जो है वो क्या है, आपके वेद हैं। पहला क्या है आपका ऋग, दूसरा यजुर, तीसरे नंबर पे जो है वो आएगा वो क्या, सामवेद, और चौथे नंबर पे जो आएगा वो है कौन सा, अथर्ववेद, ठीक है। अब आप एक एक करके पढ़ेंगे। ये तो थोड़ा बेसिक सी थी, अब इसको डेप्थ के अंदर थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। देखो जी, वैदिक एजुकेशन अगर पढ़ना है, क्योंकि देखो एंशिएंट जो एजुकेशन था वो दो तरीके से, एक है आपका वैदिक और फिर आएगा कौन सा, सर वैदिक के बाद में आपका बुद्धिस्ट। वैदिक के अंदर बेसिकली वैदिक एजुकेशन में वेद तो पढ़ाए जाते थे। तो और वेद अगर पढ़ाए जा रहे हैं तो आपको चारों वेद की नॉलेज होना चाहिए। वेद कितने, 4 इन नंबर्स है। हमने चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, अब थोड़ा डेप्थ के अंदर पढ़ते हैं। आओ, सबसे पहले नंबर पे जो है वो आ रहा है क्या, ऋग्वेद। कौन सा, ऋग। ऋग का जो मीनिंग है वो क्या होता है, प्रेजल। क्या करना, प्रेस करना किसी को, ठीक है। ये एक्सप्लेन करता है वेरियस हाइम्स। यहां पे अलग अलग कविताओं को जो है वहां पे वर्णन किया गया जो प्रेस करती है एलिमेंट ऑफ द नेचर एंड कॉस्मोस। तो ऋग्वेद के अंदर जो है वो क्या है, अलग अलग कविताएं आपको देखने को मिलेंगी जहां पे नेचर बोले तो प्रकृति और इस ब्रह्मांड का जो है वो क्या किया गया, वर्णन किया गया है। तो ऋग्वेद के अंदर एंटायर जो आपकी नेचर है, ठीक है, एंटायर जो हमारी प्रकृति है या एंटायर जो हमारा ब्रह्मांड है उसके जो है उसके प्रेजल की बात की गई है, ठीक है ना। अब इसको क्या बोलते हैं, प्रजनन ब्रह्म जो है इसको बोलते हैं। इसको हम इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्वरूप बोध वाक्य। ये याद करके जाना पड़ेगा, इसको क्या बोलते हैं, स्वरूप बोध वाक्य भी बोलते हैं। दिस मीन्स विजडम, इंटेलिजेंस एंड अंडरस्टैंडिंग इन ब्रह्मा।
ठीक है। दिस एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ब्रह्मा। इसके अंदर टोटल मिला के 1028 जो है वो हाइम्स है, मतलब 1028 जो है वो भजन इसके अंदर है, और 10,600 मंत्र जो है इनकी यहां पे जो है वो रचना की गई थी, और इसकी 5 ब्रांचेस है। तो याद जो करना पड़ेगा ये याद करके जाना पड़ेगा। 1028 हाइम्स है, 10600 ये इसकी में मंत्र जो है, इसमें सूत्र जो है वो इसमें एक्सप्लेन किए गए, और इसकी जो है वो 5 के हैं ब्रांचेस है। जो गायत्री मंत्र की अगर हम बात करें तो गायत्री मंत्र का जो एक्सप्लेनेशन है वो इसी वेद के अंदर जो है वो किया गया है, ठीक है। और इसका जो उपवेद है, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो है क्या? आयुर्वेद। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? आयुर्वेद, ठीक है ना। तो इसके अंदर आयुर्वेद में जो है वो स्टडी की गई है किसके बारे में? मेडिसिन एंड लाइफ साइंस के बारे में। तो सबसे पहला जो वेद आ रहा है वो है कौन सा? ऋग्वेद। और ऋग्वेद, वेद तो मतलब क्या होगा? नॉलेज, और ऋग का मतलब क्या हो गया? प्रेजल। तो यहां पे बेसिकली क्या किया गया? ऋग्वेद के अंदर जो है वो अलग अलग कविताएं जो है उनका वर्णन किया गया, जिसके अंदर जो है वो किसको, जो नेचर है और जो कोस्मोस है उसके बारे में जो है उनका प्रेजल किया गया है। बात खत्म हो गया। और इसके अंदर जो लर्न करने वाली बात है वो क्या? 1028 तो इसमें क्या हाइम्स है, भजन है, 10,600 मंत्र हैं, और 5 इसकी जो है वो क्या है? ब्रांचेस है। और गायत्री मंत्र जो है वो क्या है? एक्सप्लेनेशन है इस वेद का। बात खत्म। और ऋग्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? वो है जी आपका आयुर्वेद। क्या है? आयुर्वेद। और आयुर्वेद में स्टडी किया गया किसके? साइंस और लाइफ साइंस के बारे में। तो ऋग्वेद जो है वो ऋग्वेद से एसोसिएटेड क्या है? आयुर्वेद। ऋग्वेद के बाद अगला जो वेद है वो है कौन सा? यजुर। कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद जो है वो क्या? यजुर का मतलब जो है वो क्या था? वर्शिप करना। क्या करना? वर्शिप करना। तो इसमें यज्ञ, प्रार्थना पूजन की बात की गई है। इसमें यज्ञ या हवन के रूल्स जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, किस तरीके से आपको जो है वो हवन करना है। तो हवन के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब आपको यहां पे देखने को मिलेंगे। ये एक्सप्लेन करता है डिफरेंट प्रोसीजर ऑफ वर्शिप ऑफ द नेचर एंड कॉस्मोस। तो नेचर का ज्ञान जो आपको मिला वो तो मिला कहां से? ऋग्वेद से। अब वो जो ज्ञान आपको मिल गया, अब आप उसके जो है वो क्या कर रहे हो? आप उसकी प्रार्थना कर रहे हो कि बहुत अच्छा हुआ भाई, मदर नेचर ने हमको इतना सब चीज जो है वो क्या करिए? प्रोवाइड करिए। तो उसकी वर्शिप के लिए जो है कैसे वर्शिप करनी है, कैसे प्रार्थना करनी है, कैसे पूजा करनी है, अर्चना करनी है, तो ये सब जो है वो दिया गया कहां पे? यजुर्वेद में। कहां पे? यजुर में। तो यजुर्वेद के अंदर बेसिकली जो है वो एम ब्रह्मास्मि की बात किया गया। एम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या होता है? मैं ही ब्रह्मा हूं। इसके अंदर बेसिकली जो है हम क्या करते हैं? ऋग्वेद से जो अपने को नॉलेज मिली है उस नॉलेज को हम यूज करते हैं किसके लिए? मोक्ष प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? मोक्ष प्राप्त करने। तो यहां लिखा मैंने कैसे एक इंसान अपने ज्ञान को, जो ऋग्वेद से उसको जो नॉलेज मिला उसको वो कैसे यूज करेगा मोक्ष पाने के लिए, तो वो सब कहां है? यजुर्वेद में, ठीक है ना। और यजुर्वेद का जो आपका उपवेद है वो क्या है? वो है धनुर्वेदा। यजुर का जो उपवेद है वो क्या है? धनुर्वेदा। ऋग का उपवेद क्या था? बोलो, आयुर्वेदा। और जो आपका यजुर्वेद है उसका उपवेद जो है वो क्या? धनुर्वेदा। इसके अंदर बेसिकली स्टडी की जाती है किसके? आर्चरी और वारफेयर। आर्चरी बोले तो जो आपका धनुष बाण जो होता है ना, तो उसको चलाने की जो शिक्षा होती थी उसके बारे में जो है इसकी बात की जाती है, ठीक है। तो यहां पे यजुर्वेद में क्या आएगा? एम ब्रह्मास्मि, अहम मैं ब्रह्मा, जो ब्रह्मा हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या? ऑल्सो नोन एज द, इसको हम क्या बोलते हैं? अनुसंधान वाक्य। क्या बोलते हैं? अनुसंधान वाक्य। दिस मीन्स आई एम ब्रह्मा और आई एम द पार्ट ऑफ ब्रह्मा, कि मैं ही भगवान हूं या मैं भगवान का एक क्या हूं? अंश हूं। और आई एम मैनिफेस्टेशन ऑफ द ब्रह्मा। दिस एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ए पर्सन माइंड। तो यहां पे जो है एक पर्सन के माइंड के नेचर के बारे में जो है बात की गई है, ठीक है। तो दूसरा हो गया कौन सा? यजुर्वेदा। यजुर्वेदा का जो उपवेद है वो क्या है? धनुर्वेदा। इसके बाद में तीसरा जो है वो है जी कौन सा? सामवेद। कौन सा? सामवेद। सामवेद की अगर बात करते हैं, साम का मतलब जो है वो क्या होता है? सॉन्ग। क्या है? सॉन्ग। तो इसमें ये अपने को म्यूजिकल ड्रिवन फॉर्मेट जो है वो प्रोवाइड करेगा टू अदर वेदा फॉर ईज ऑफ रेसिटेशन। अब देखो यहां पे क्या? सामवेद जो है वो क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज उपदेश वाक्य। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? उपदेश वाक्य। अब देखो अगर हम बात करते हैं, मैंने आपको बोला भी था स्टार्टिंग में कि श्री कृष्ण भगवान जी जो हैं तो उन्होंने महाभारत के टाइम पे बोला था कि मैं कौन हूं? मैं साम हूं। साम का मतलब जो है वो क्या? कि यहां पे जो है बेसिकली उपदेश की बात की गई है। श्री कृष्ण जी ने क्या क्या किया था? अर्जुन को उपदेश ही तो दिया था। यस। तो यहां पे जो है वो क्या? आप याद करना उससे कि सामवेद जो है वो क्या? इसको उपदेश वाक्य भी बोला जाता है। दिस मीन्स द सेल्फ इन इट्स ओरिजिन स्टेट इज होली और पार्शियली आइडेंटिफाइड और आइडेंटिकल विद ब्रह्मा। ये एक्सप्लेन करता है नेचर ऑफ सेल्फ, खुद के बारे में जो है वो यहां पे एक्सप्लेनेशन की जाती है। और इसका जो उपवेद है वो क्या है? गंधारवेद। क्या है? गंधारवेदा, जिसके अंदर हम लोग म्यूजिक के बारे में जो है पढ़ाई करते हैं, जिसके अंदर हम लोग आर्ट, जिसके अंदर हम लोग डांस, इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। तो ये क्या है? गंधारवेद, ठीक है। और इसके बाद जो आखिरी वेद है वो क्या है? अथर्व। वो क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद, अथर्व का मतलब जो है वो क्या होता है? स्टेबल माइंड।
किसका क्या होता है? स्टेबल माइंड। इट सेट द रूल फॉर अ स्टडी स्टेट डेली लाइफ एक्टिविटी। किस तरीके से हम अपने चित्त को शांत करके जो है वो अपना जीवन व्यापन करेंगे, तो उसके बारे में जो बात की गई है वो कहां किया गया? अथर्ववेद में। पहली बात तो ये अथर्ववेद का जो उपवेद है वो क्या है? अर्थशास्त्र, जिसके अंदर हम लोग जो है वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस की जो है वो नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। और अथर्ववेद को जो हम क्या बोलते हैं? अनुभव बोध वाक्य भी बोला जाता है। अनुभव बोध मतलब अनुभव से जो आप चीजें जो है वो जीवन के अंदर जो आप अलग अलग चीजों का अनुभव करते हैं, वहां से जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, उसके बारे में बात की गई है। दिस मीन्स माई कॉन्शियसनेस इज ब्रह्मा और माई कॉन्शियसनेस इज द पार्ट ऑफ ब्रह्मा। दिस एक्सप्लेन द नेचर ऑफ स्पिरिट। तो यहां पे बेसिकली जो है मैजिकल वर्ड्स या फिर मैजिकल पावर की जो है वो बात की गई है। तो ये 4 तरह के टोटल जो है वो क्या है? वेद है। वैदिक एजुकेशन के अंदर बेसिकली इन 4 वेदों की ही जो है वो पढ़ाई करवाई जाती थी। चारों का सीक्वेंस याद करके जाना है और चारों के जो उपवेद है वो याद करके जाना। अगर पेपर में आया तो हो सकता है कि 4 के उपवेद यहां पे दे दो और बोले इनको मैचिंग करके बताओ, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है जी। चलो अब आओ पढ़ते हैं वैदिक एजुकेशन क्या है। एजुकेशन ड्यूरिंग द वैदिक एज वाज ए जर्नी। वैदिक एजुकेशन एक जर्नी थी, जहां पे उस जर्नी में क्या मोर्टेलिटी से इमोर्टेलिटी की तरफ लेके जाया जाता था। वहां पे केओस से स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है लेके जाया जाता था। एक इंसान जो अराजक नेचर का है बिल्कुल ही, जिसको बहुत ज्यादा मोह माया का लोभ है, तो उसको ज्ञान दिया जाता था और वो उस स्टेट से चेंज होके और कहां? स्पिरिचुअल चीज में चला जाएगा, जो इन सब चीजों से उठ जाएगा। यही ज्ञान जो है वो वैदिक एज के अंदर दिया जाता था। तो बोलते हैं एजुकेशन जो थी वैदिक एज में वो क्या थी? वो एक जर्नी थी। किसी कहां जर्नी थी? फ्रॉम मोर्टेलिटी से इमोर्टेलिटी, मतलब मोर्टेलिटी डेथ। तो आपको डेथ का जो है वो डर है कि लोगों को डेथ का डर था, तो उनको ज्ञान दिया जाता था कि भाई ये जो शरीर है ये क्या है? ये तो खत्म हो जाएंगे, आत्मा जो है वो क्या? अमर है। तो उसके बारे में जो है नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी। तो मोर्टेलिटी से इमोर्टेलिटी का जो है वो सफर जो है वो तय करवाया जाता था। केओस से, अराजकता से स्पिरिचुअल जो लाइफ है वहां पे आपको लेके जाया जाता था। बोलते हैं एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही वाइड है इंडिया के अंदर, लेकिन हम यहां पे कवर करेंगे ओनली बेसिक टेनेंट्स को, जिसके अंदर बेसिकली हम ये बोलते हैं कि एंशिएंट एजुकेशन के अंदर 2 तरह का एजुकेशन सिस्टम है, एक है वैदिक और एक है बुद्धिस्ट। वैदिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है वो क्या होता था? इसमें वेदों की नॉलेज जो है प्रोवाइड करवाया जाता था। यहां पे 6 वेदांगस थे, ठीक है, याद करना पड़ेगा। वेदांगस उपनिषद के बारे में नॉलेज दी जाती थी, पुराण हिस्ट्री के बारे में और तर्कशास्त्र लॉजिक्स के बारे में। तो बेसिकली वैदिक एजुकेशन के अंदर जो है वो इनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड, वेदों की नॉलेज प्रोवाइड करते थे इस सेंस के अंदर। देयर वर सम अलाइड सब्जेक्ट भी थे, इससे रिलेटेड कुछ और सब्जेक्ट भी थे। और जो वेदों की नॉलेज प्रोवाइड की जाती थी वो किस लैंग्वेज में होती थी? संस्कृत में। किसमें? संस्कृत। तो संस्कृत जो है वो मीडियम था, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था इन द वैदिक सिस्टम। वेदांगास वाज द सिनोनिम थे ऑफ ऑल दीज सब्जेक्ट टेकन टुगेदर, वेयर इट कोरोबोरेट द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, नॉलेज ऑफ द पैरोसोडी, एथमोलॉजी, ग्रामर एंड ज्योतिषी और द साइंस ऑफ कैलेंडर। तो ये सब जो है वो किसमें आते हैं? वेदांगास में। ये देखो जब आप ये वेदांगास पढ़ते हो ना अलग अलग, तो ये भी बेसिकली अलाइड सब्जेक्ट थे जो वेदों के साथ भी जो है वो पढ़ाए जाते थे, ठीक है। नाम याद करना पड़ेगा। आगे वैदिक एजुकेशन के अंदर बेसिकली जो सिस्टम चलता था स्कूल का वो कैसा था? गुरुकुल सिस्टम था। कैसा? गुरुकुल। तो गुरुकुल एक टाइप ऑफ स्कूल होता है एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम के अंदर, जो है एक तरह का जो स्कूल था उसको गुरुकुल बोलते थे। मेन मोटो जो था गुरुकुल का वो क्या? नॉलेज को डेवलप करना, एंड दे आर हाईली फोकस ऑन द एजुकेशन। गुरु जो थे वो ट्रेन करते थे अपने स्टूडेंट को विद मेडिटेशन से, ठीक है। उनको मेडिटेशन करवाया जाता था, बच्चों को योग सिखाया जाता था एंड अदर स्टैंडर्ड। टीचर जो है उसको गुरु बोला जाता था और जो स्टूडेंट था उसको क्या बोलते थे? शिष्य बोलते थे। अब यहां पे टाइप ऑफ शिष्य जो है वो 3 तरह से है। एक है वासु। वासु कौन होता है? एक ऐसा शिष्य जो 24 साल तक जो है एजुकेशन प्राप्त करता है उसको बोलते हैं वासु। एक रुद्र, एक ऐसा शिष्य जो 36 साल की एज तक जो है एजुकेशन ऑब्टेन करता है उसको बोलते हैं क्या? रुद्र। और एक है आदित्य, एक ऐसा शिष्य जो 48 साल की उम्र तक जो है वो क्या करता है? एजुकेशन ग्रहण करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? आदित्य, ठीक है। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था वैदिक एजुकेशन के अंदर? जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो बच्चों को क्या प्रोवाइड करना? बच्चों को सेल्फ कंट्रोल सिखाना, जिसके लिए हमने चित्त वृत्ति अनुरोध हमने पढ़ा था। तो उसका मतलब क्या था कि हम अपने चित्त को, बोले तो मन को जो है वो क्या करेंगे? मन को इधर उधर भटकने से रोकना, ठीक है। यही चीज सिखाने का काम किया जाता था वैदिक एजुकेशन में। तो वैदिक एजुकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था? सेल्फ कंट्रोल करना, ओके। दूसरा कैरेक्टर को डेवलप करना, सोशल सोसाइटी के बारे में जो है अवेयरनेस क्रिएट करना, आपकी पर्सनैलिटी को, बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप करना, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना और नॉलेज और कल्चर को क्या करना? प्रिजर्व करना। एजुकेशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट थी वैदिक एज के अंदर। एंड वैल्यू ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, बॉयज आर सपोज टू लर्न उपनिषद। जो लड़के थे उनसे उम्मीद की जाती थी कि वो क्या सीखेंगे? उपनिषद, ग्रामर, लॉ एंड अदर लैंग्वेज। आफ्टर
उपनयन, उपनयन जो है वो क्या होता है, इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब क्या हो गया, जब एडमिशन होता है बच्चे का, ठीक है, गुरुकुल के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उस स्टेज को बोलते हैं उपनयन। आफ्टर उपनयन और द सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी, सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी का मतलब क्या हो गया, एडमिशन जब होता था बच्चे का तो बच्चे को गुरुकुल भेज दिया जाता था, ठीक है, हायर एजुकेशन के लिए। और गुरुकुल जो है वो बच्चे के लिए दूसरा घर होता था, और ये बोलते हैं कि ये पुनर्जन्म हुआ उसका, ठीक है। तो बोलते हैं इन दिस न्यू होम ही इज कंसीडर्ड टू बोर्न अगेन, तो ये मान जाता है कि उसका दोबारा से क्या हुआ, जन्म हुआ। सेकंड बर्थ एंड इज कॉल्ड द्विजय, या उसको ट्वाइस बोर्न जो है बोला जाता था कि भाई जब बच्चा गुरुकुल में आएगा तो बोलते हैं कि बच्चे का अब यहां पे क्या हुआ, पुनर्जन्म हुआ है। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी, और स्टडी कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट जो है वो अपनी गुरु दक्षिणा देता था, किसको, टीचर को। लेकिन जनरली ऐसी उस टाइम पे जो है बेसिकली फीस नहीं होती थी, फ्री के अंदर जो है वो पढ़ाया जाता था, तो बच्चा जो है वो अपने इच्छा से जो है वो क्या, गुरु दक्षिणा देता था, किसको, टीचर को। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टडी स्टूडेंट हैव टू गिव गुरु दक्षिणा टू द टीचर, दे आर अलाउड टू स्टे इन गुरुकुल टिल द एज ऑफ 12 ईयर। डिसिप्लिन जो था ब्रह्मचार्य का या सेलिबेसी इज कंपल्सरी, तो ब्रह्मचार्य का पालन करना जो है वो बच्चों के लिए क्या था, अनिवार्य था। थ्रू ए मैरिड यूथ इज एंटाइटल्ड टू गेट एजुकेशन, हालांकि ये भी है कि जो मैरिड यूथ था उसको भी वो भी एंटाइटल्ड था कि वो एजुकेशन प्राप्त कर सकता है, लेकिन वो गुरु के साथ में रह नहीं सकता। जो अनमैरिड बच्चे थे जो ब्रह्मचार्य का पालन करते थे वो गुरु के साथ रह सकते थे, ठीक है ना, और वहीं गुरुकुल में रह के शिक्षा को ग्रहण करते थे। लेकिन जो मैरिड था, ठीक है, जो मैरिड यूथ था उसको भी राइट था कि वो एजुकेशन प्राप्त करे, येट लेकिन ही इज डिनाइड द राइट ऑफ बीइंग द रेसिडेंशियल प्यूपिल, लेकिन वो गुरु के साथ रहता नहीं था। देयर इज इक्वलिटी थी बिटवीन द, जो आपके जेंडर थे, ठीक है, मेल फीमेल, उनके अंदर क्या थी, इक्वालिटी थी। ऋग्वेद ने मेंशन किया वुमेन को हु स्टडी द ब्रह्मावादिनी, ठीक है। नॉलेज इज इंपार्टेड बाय द गुरु, नॉलेज जो है वो इंपार्ट किया जाता है गुरु के माध्यम से, थ्रू रेगुलेटेड प्रिस्क्राइब प्रोनाउंसिएशन विच द प्यूपिल वुड कमिट, और जो प्यूपिल मतलब बच्चा जो है वो कमिट करता था टू मेमोरी, बच्चा उसको याद करता था, गुरु ने जो बोला बच्चा उसको याद करेगा, हैविंग लिसन टू इट अल्टरनेटिवली। दस टीचिंग इज ओरल, और टीचिंग जनरली कैसी थी, ओरल हुआ करती थी। स्पेशल अटेंशन जो है वो दिया जाता टू द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड्स पढ़ा एंड इवन लेटर। गुरुकुल सिस्टम जो फेमस था अपनी इक्वालिटी के लिए एंड एक्सीलेंस इन एजुकेशन, अलग अलग सब्जेक्ट की वहां पे जो है वो नॉलेज प्रोवाइड की जाती, क्या क्या थे वो ये सब है आपका, ठीक है। तो पहली बात तो यहां तक जो हमने पढ़ा वो क्या, जो जहां से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, तो एक तो ये कि उपनयन क्या है, तो उपनयन जो है वो बेसिकली क्या, एक एडमिशन सेरेमनी होती है, ठीक है ना। तो जब एक बच्चा गुरुकुल में जाएगा तो उसका एडमिशन जब होता है तो उस सेरेमनी को, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं उपनयन। उपनयन बोले तो इनिशिएशन हो गया कि बच्चा गुरुकुल में चला गया, और वो 12 साल तक जो वो कहां रहेगा, गुरुकुल में रहेगा, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और उसकी विद्या आरंभ कब होती है, 5 साल से। जनरली वो जब गुरुकुल में जाता है 8 साल का होता है, वो 8 साल से लेकर 12 साल तक गुरुकुल में रहेगा, और उसकी जो विद्या जो उसकी लेकिन जो स्टार्ट होती है वो कब, 5 साल से उसकी विद्या जो आरंभ हो जाती थी, ठीक है ना। अच्छा, अब बच्चे को यहां पे जो है वो क्या, रेजिडेंशियल जो है वो होता था, उसका जो स्टडी होता था रेजिडेंशियल था, इसका मतलब गुरु के साथ रह के जो है वो सीखता था, ठीक है। और जो नॉलेज कैसे प्रोवाइड, किस लैंग्वेज के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, वो था संस्कृत माध्यम, ठीक है जी। आ गया वो मेथड टीचिंग क्या था, जनरली ओरल था, ठीक है। 2 मेथड टीचिंग यहां पे यूज होते थे, ठीक है, वैदिक पीरियड के अंदर। पहला जो मेथड था वो क्या था, ओरली, गुरु जो बोलेगा बच्चा उसको सुनता था और उसको समझने का प्रयास करता था। और जो सेकंड मेथड था वो क्या, चिंतन, बोल तो थिंकिंग। इन द ओरल मेथड, बोलता ओरल मेथड में क्या था, स्टूडेंट आर टू मेमोराइज द मंत्र। ओरल मेथड के अंदर जो है बच्चे क्या करते, जो मंत्र, जो सूत्र टीचर ने बता दिए, गुरु ने बता दिए, उसको जो है वो मेमोराइज करते, लर्न करने का काम करते थे। एंड रिचर्स जो कविता होती थी उनको लर्न करने का काम करते थे, इन ऑर्डर दैट दे माइट नॉट बी चेंज रॉन्गली एंड दे माइट रिमेन प्रिजर्व इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। जिस तरीके से, जिस सेंस के अंदर गुरु ने अपने मंत्र बताए, उसी सेंस में बच्चा जो है उसको लर्न करता था आगे। और जो दूसरा मेथड था वो क्या था, थिंकिंग प्रिंसिपल। तो पहला तो मेथड जो है नॉलेज प्रोवाइड करने का ओरल, जिसमें गुरु ने बोला और शिष्य सुनता था, और दूसरा मेथड क्या था, थिंकिंग प्रिंसिपल था, जिसको मनन शक्ति बोलते थे। मनन शक्ति इज रिकॉर्ड हायर देन द सब्जेक्ट ऑफ थिंकिंग। सो द प्राइमरी सब्जेक्ट जो था एजुकेशन का वो क्या था, माइंड था, ठीक है। तो यहां पे जो है वो दिमाग के बारे में जो है वो खुद के बारे में बात की जाती थी। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग ऑफ द माइंड एंड द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एसेंशियल थे फॉर द एक्विजिशन ऑफ द नॉलेज। एजुकेशन आर रिड्यूस टू द 3 सिंपल प्रोसेस, जिसको श्रवण, मनन और निध्यासन बोला जाता है। तो वैसे तो हम यही बोलते हैं कि आपके वैदिक टाइम पे, ठीक है, जब वैदिक एजुकेशन सिस्टम था तो वहां पे बेसिकली जो है जो मेथड ऑफ टीचिंग था वो क्या था, ओरल था। लेकिन यहां पे उसको जो है वो 3 पार्ट में जो है वो क्या किया, डिवाइड। आओ 3 सिंपल प्रोसेस जो थे एजुकेशन के, वो सबसे पहले नंबर पे आएगा श्रवण। श्रवण के अंदर सुनना, टीचर ने, गुरु ने जो बोल दिया, गुरु के मतलब
मुंह से जो भी बात निकली स्टूडेंट उसको सच मान के और उसको ग्रहण कर लेता था। तो यहां पे उसको बोलते श्रवण। श्रवण का मतलब क्या? श्रवण इज लिसनिंग टू द ट्रूथ, लिसनिंग टू द ट्रूथ एज वेल एज दे फॉल फ्रॉम द लिप्स ऑफ द टीचर। इसका मतलब क्या कि जैसे ही अगर कोई भी शब्द जो है वो टीचर के मुंह से निकले तो स्टूडेंट उसको क्या करता? सुनता था। नॉलेज इज टेक्निकली कॉल्ड श्रुति, और वहां से जो नॉलेज टीचर के मुंह से जो शब्द निकले उस नॉलेज को बोलते थे हम लोग क्या? श्रुति। और व्हाट द हियर ईयर, मतलब जब व्हाट द ईयर जो आपके कानों ने जो भी सुना, ठीक है, वही आपकी नॉलेज थी। एंड नोट व्हाट इज सीन इन राइटिंग, लिखा क्या हुआ उसको नहीं, टीचर ने जो बोलते हैं वही सत्य था और वही आपको नॉलेज मिलती थी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? श्रवण। श्रवण के बाद में जो अगला प्रोसेस था वो था क्या? मनन। जो आपने सुना, टीचर ने जो बोला आपने उसको सुना, अब आप उसको क्या करते थे? एनालाइज करते थे। क्या करते थे? मनन करते थे, चिंतन करते थे उसका, ठीक है ना। तो बोलते हैं मनन इंप्लाइज दैट द प्यूपिल स्टूडेंट हैज टू थिंक आउट फॉर देमसेल्फ द मीनिंग ऑफ द लेसन इम्पार्टेड टू देम ओरली। जो भी लेसन दिए गए स्टूडेंट को ओरली बोल करके स्टूडेंट उसको क्या करता था? मनन करता था, उसका चिंतन करता था, उसको एनालाइज करता था बाय द टीचर सो दैट दे मे एसिमिलेट फुली, ताकि वो उसको पूरी तरह से अपना सके। तो श्रवण में तो आपने सुन लिया, मैंने आपको कोई बात बोली आपने सुन लिया, दिस इज नोन एज श्रवण। फिर आपने उस बात को, जो आपने बात सुनी उसको क्या किया? अपने मन में चिंतन किया, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? मनन करना। और जब आप मेरी बताई गई बात को जो आपने एडॉप्ट कर ली, जब आप उसको रियल लाइफ में यूज करोगे उसको बोलते हैं क्या? निध्यासन। क्या बोलते हैं? निध्यासन। निध्यासन में हम क्या कॉम्प्रीहेंड करते थे ट्रूथ को एंड अप्लाई इन द रियल लाइफ। निध्यासन मीन्स कंप्लीट कॉम्प्रीहेंशन बाय द प्यूपिल ऑफ द ट्रूथ दैट इज टॉट सो दैट दे मे लिव द ट्रूथ एंड नॉट मेरली एक्सप्लेन्ड बाय वर्ड। नॉलेज मस्ट रिजल्ट इन रियलाइजेशन। इसको बोलते थे हम लोग क्या? निध्यासन। इसमें हम क्या करते हैं? जो नॉलेज आपने रिसीव करी उसको कॉम्प्रीहेंड करने का काम करते थे। तो जो प्रोसेस था वैदिक एजुकेशन में वो क्या था? एजुकेशन प्रोवाइड करने का जो प्रोसेस था वो सबसे पहले श्रवण, जो भी टीचर ने बोला उसको ट्रूथ मान के हम क्या करते? सुनते थे। फिर मनन, जो भी बात आपने सुनी अब उसको आप क्या करोगे? एनालाइज करोगे और उसको आप क्या करोगे? एसिमिलेट कर लोगे, अपना लोगे। और फिर निध्यासन, जो भी बात आपने अपनाई है अब उसको क्या रियल लाइफ के अंदर आप क्या करोगे? यूज करोगे। चलो जी आगे। फिर लेटर वैदिक पीरियड के अंदर क्या हुआ? जब वैदिक पीरियड चला गया तो उसके बाद मतलब लेटर वैदिक पीरियड के अंदर क्या हुआ? बेसिक एम जो था एजुकेशन का ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, वो जनरली वैदिक पीरियड में जो एम था वही था आपका, ठीक है, लेकिन जो मेथड था अटेन करने का इस गोल को वो थोड़ा सा क्या हो गया? चेंज हो गया। उपनयन संस्कार सेरेमनी इज सो इंपोर्टेंट ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड दैट इट इज यूजुअली रिगार्डेड एज सेकंड बर्थ ऑफ द इंडिविजुअल। उपनयन में आपको मैंने बताया वो क्या था कि जब एक बच्चा गुरुकुल के अंदर एंटर होता है तो उस सेरेमनी को जो है वो हम क्या बोलते हैं? उपनयन सेरेमनी। दी करिकुलम कंसिस्ट ऑफ वेदा, जो आपको पढ़ाई जो करवाई जाएगी उसके अंदर क्या क्या होगा? वेदों की नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। हिस्ट्री, पुराण, ग्रामर, मैथमेटिक्स, ब्रह्म विद्या, निरुक्ति, एस्ट्रोनॉमी, डांस, म्यूजिक एक्सेट्रा, इन सब की जो है नॉलेज प्रोवाइड करवाई जाएगी। एजुकेशन इज नॉट रिगार्ड एज द एंड इन इटसेल्फ, इट इज फंडामेंटली रिलेटेड टू द लाइफ। एजुकेशन ही एक एंड नहीं था बल्कि अब ये जुड़ गया किसके साथ में? जीवन के साथ में। जीवन का जो है वो यहां पे ज्ञान प्राप्त करवाया जाता था। इट्स एम इज टू अटेन द ब्रह्मवत्स, ठीक है, मतलब नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट, मतलब सब कुछ प्राप्त कर लेंगे ये चीज। द परफॉर्मेंस ऑफ द सैक्रिफाइस एंड अदर रिचुअलिस्टिक ऑपरेशन आर डायरेक्टेड टू द फ्रेंड, बट स्पेशल फोकस जो है वो किया जाता था किसको? स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, टेक्निक नोन एज द स्वाध्याय और सेल्फ स्टडी। हियरिंग, थिंकिंग एंड मेडिटेशन आर द थ्री प्रिंसिपल साइकोलॉजिकल मेथड थे इंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग द पोस्ट वैदिक पीरियड। ऑल्सो क्वेश्चन आंसर सिस्टम जो है उसको फॉलो किया जाता था इन द उपनिषद लिटरेचर। थ्रू दिस डिफिकल्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर मेड सिंपल। ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर आर थ्री टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेमली गुरुकुल, परिषद और सम्मेलन। यहां इसके थ्रू जो है वो नॉलेज प्रोवाइड करवाया जाता था। फैमिली फंक्शन जो थे एज ए डोमेस्टिक स्कूल एंड आश्रम और द heritage where the mental faculties of the pupil are developed by the teacher constant attention and personal instruction। तो बच्चों को जो है नॉलेज लगातार जो है वो टीचर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता था ताकि बच्चों का जो एक जो मोरल स्ट्रक्चर है उसको बिल्डअप किया जा सके। फिर वैदिक वुमेन जो है क्या है कि वैदिक एंशिएंट टाइम के ऊपर जो है वो वुमेन के साथ में कोई भी जो है वो पक्षपात नहीं किया गया था बिल्कुल भी, ठीक है। और जो ये सती सिस्टम है ये भी बाद में आया था, पहले नहीं था। वुमेन को इक्वली मैन का दर्जा जो है वो दिया गया था। इन द अर्ली वैदिक एज वुमेन एंजॉय एन ओनर प्लेस इन द सोसाइटी। वाइफ जो थी उसको मिस्ट्रेस, मालकिन बोला जाता था घर का, एंड अथॉरिटी ओवर द स्लेव। इन ऑल रिलीजियस सेरेमनी शी पार्टिसिपेट विद हर हस्बैंड।
हर रिलीजियस सेरेमनी के अंदर वो अपने हस्बैंड के साथ पार्टिसिपेट कर सकती थी। सती सिस्टम जो है उसने वैदिक सोसाइटी में कभी भी प्रिविलेंट नहीं करता था। तो ये बन सकता है क्वेश्चन आपका कि सती सिस्टम जो है वो वैदिक सेरेमनी के अंदर वैदिक सिस्टम के अंदर नहीं था। एजुकेशन द गर्ल इज नॉट नेग्लेक्टेड, ऋग्वेद ने मेंशन किया नेम ऑफ सम लर्न लेडीज। ये अलग अलग जो लेडीज थी जिन्होंने ऋग्वेद जो है उनको क्या किया, ऋग्वेद के अंदर ज्ञान को प्राप्त किया था। हु कंपोज मंत्रा एंड अटेन द रैंक ऑफ ऋषिज। ऋग्वेद ने मेंशन किया ये सब अलग अलग जो है लेडीज हैं जिन्होंने ऋग्वेद की जो है वो क्या की, ऋग्वेद के अंदर अलग अलग जो है वो ज्ञान प्राप्त किया। व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग अबाउट द सिग्निफिकेंट फीमेल फिगर ऑफ द वैदिक पीरियड, तो ये घोष हो गया, लोपामुद्र हो गया, ये सुलभा मैत्रेयी हो गया। तो ये अलग अलग लेडीज हैं जिन्होंने अपना ज्ञान जो है ऋग्वेद का जो है वो प्राप्त किया था। तो मेन बात ये है कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है वो वुमेन के साथ में कोई भी भेदभाव या पक्षपात बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है ना। फिर है नॉलेज जो आपको मिली यहां पे, उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते थे, एक था पर विद्या और एक था अपर विद्या। ये बात ध्यान रखना, वैदिक एज के अंदर जो आपको नॉलेज मिलता था उसको दो पार्ट में डिवाइड करते थे, एक था पर विद्या और एक है अपर विद्या। पर विद्या हायर लेवल ऑफ नॉलेज और अपर विद्या लोअर लेवल ऑफ नॉलेज। पढ़ते हैं सबसे पहले पर विद्या के बारे में। पर विद्या इज वन ऑफ द टू टाइप ऑफ नॉलेज इन द वैदिक ट्रेडिशन एंड देयरफॉर द हायर और स्पिरिचुअल नॉलेज। तो पर विद्या को हम क्या बोलते हैं, हायर और स्पिरिचुअल नॉलेज बोलते हैं। ठीक है। द नॉलेज बियॉन्ड द ह्यूमन एक्सपीरियंस। द टर्म कम्स फ्रॉम द संस्कृत पर का मतलब जो है वो क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट, और विद्या का मतलब क्या होता है, नॉलेज, क्लैरिटी या लर्निंग। तो पर विद्या जो है वो क्या, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन। पर विद्या का मतलब जो है वो क्या होता है, स्पिरिचुअल रियलाइजेशन विच इज द नॉलेज ऑफ द सेल्फ, ब्रह्म एंड द एब्सोल्यूट। हिंदुइज्म एंड द योजिक फिलोसफी के अंदर गोल जो था वो क्या था, इज टू ऑब्टेन पर विद्या, मतलब अपने को अपर नॉलेज जो है वो चाहिए, विच रिमूव द वेल्स ऑफ इग्नोरेंस। जो एक इंसान के अंदर जो अज्ञानता है उसको हम क्या कर देंगे, पर विद्या जो उसको प्रोवाइड करके उस अज्ञानता को पूरी तरह से दूर कर देंगे। एंड फ्री द योगी फ्रॉम द रिकरिंग साइकिल ऑफ द लाइफ, डेथ एंड द रीइंकार्नेशन। और इंसान को उसकी जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म इस सबके लोभ से पूरी तरह से क्या कर देंगे, हटा देंगे। स्पिरिचुअल जो है वो बेस पे उसको ले जाएंगे। तो नॉलेज जो आपको मिलती थी वैदिक सिस्टम के अंदर वो दो तरह की थी, एक थी आपका कौन सा, पर विद्या, और दूसरा कौन सा, अपर विद्या। पर विद्या जो है वो क्या, हायर लेवल ऑफ नॉलेज होती है जिसके अंदर स्पिरिचुअल नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करने का काम किया जाता है। और दूसरा जो है वो क्या, अपर विद्या। इट इज अ टाइप ऑफ नॉलेज जिसको लोअर नॉलेज भी बोलते हैं, विच इंक्लूड अर्थली बुक नॉलेज such as grammar, philosophy, science and mathematics. It is the knowledge attained by the human experience. ये वो नॉलेज है जो ह्यूमन एक्सपीरियंस से जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता था। तो दो तरह के नॉलेज जो प्रोवाइड किया था, एक था पर विद्या जो स्पिरिचुअल नॉलेज, अपर लेवल ऑफ नॉलेज, और एक था अपर विद्या जिसके अंदर बेसिकली जो बुकिश नॉलेज या ह्यूमन एक्सपीरियंस से नॉलेज जो प्रोवाइड करवाई जाती थी। बात खत्म। अब वैदिक सिस्टम में ही एक और एजुकेशन सिस्टम था, उसको बोलते हैं ब्राह्मणिक एजुकेशन सिस्टम। ठीक है। ये भी वैसे सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक खास बात है, बस वो आपको मैं करवाता हूं। इसके बाद फिर अगला जो आएगा वो फिर आपका बुद्धिस्ट आ जाएगा। चलो, बोलते हैं एम जो था ब्राह्मणिक एजुकेशन का वो सिमिलर था टू द एम ऑफ द वैदिक एजुकेशन सिस्टम। जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम में हमारा जो मेन उद्देश्य था बच्चों का होलिस्टिक डेवलपमेंट करना, वही एम था किसका, ब्राह्मणिक एजुकेशन सिस्टम का भी। इन वैदिक एजुकेशन में मेन जो एम्फेसिस दिया गया वो किसको, रिलीजियस एस्पेक्ट को दिया गया, लेकिन ब्राह्मणिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो मेन फोकस जो किया गया वो किस पे, सांसारिक पहलू के ऊपर फोकस किया गया। बट ब्राह्मणिक एजुकेशन इंक्लूड वर्ल्डली एस्पेक्ट एज वेल। तो ये बात ध्यान रखना, जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम था वहां पे जो है रिलीजियस, धार्मिक पहलू के ऊपर फोकस ज्यादा किया गया, लेकिन ब्राह्मणिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है सांसारिक पहलू के ऊपर फोकस ज्यादा किया गया। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ कंट्रोल, फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, इंडिविजुअल डेवलपमेंट, नॉलेज ऑफ सोशल एंड सिविल लाइफ, प्रिजर्वेशन ऑफ द नेशनल कल्चर आर accompanied with the physical development as the aim of education. Although Brahmanic system of education has many qualities to sustain life, yet it is not free from the defect. लेकिन इसकी भी कुछ क्या थी, कमियां थी। Since a good deal of importance is given to the Shastra in this system of education, everything based on them is correct and nothing else. Brahmanic system of education does not have the coordination teaching of various सब्जेक्ट, यहां पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था। स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट इन ब्रॉड पर्सपेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी बिकम लैकिंग इन स्पाइट ऑफ मेनी डिफेक्ट। ये जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन था वो आइडियल सिस्टम था एंड वेल प्लान्ड एंड इट डज सक्सीड इन ब्रिंगिंग अबाउट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द
स्टूडेंट। और ब्राह्मणिक एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का था जिससे एक स्टूडेंट की ऑलराउंड पर्सनैलिटी जो डेवलप हो गई। याद क्या करना है इस पूरे सिस्टम में, एक ही बात, और वो क्या है कि ब्राह्मणिक एजुकेशन सिस्टम वैदिक के जस्ट बाद में आया, ठीक है। और बेसिकली ये बोले वैदिक का एक पार्ट है, बस फर्क इतना सा था कि वैदिक एजुकेशन सिस्टम में रिलीजियस एस्पेक्ट के ऊपर फोकस ज्यादा किया गया, जबकि ब्राह्मणिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो है वो सांसारिक पहलू के ऊपर फोकस ज्यादा किया गया। दैट्स ऑल, इतना ही करना आपको, ठीक है ना जी। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने जो वैदिक एजुकेशन सिस्टम जो है पढ़ा, जिसके अंदर 4 वेद कौन कौन से उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। थोड़ा सा बोरिंग है, ठीक है, लेकिन जो मेन बात है वो मैं सारी की सारी आपको करवा रहा हूं ताकि एग्जाम में अगर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अभी आ गया तो भी आपका गलत ना हो, ठीक है ना। तो पूरी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। हो सकता है आपके लिए बोरिंग हो, लेकिन वही बात है, देखो एग्जाम का पार्ट है, पढ़ के तो जाना पड़ेगा, ठीक है ना जी सर। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा अच्छे कमेंट कीजिएगा, कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा। और ये था अपना सेकंड लेक्चर। अब मिलेंगे हम थर्ड लेक्चर में, और जिसके अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे एजुकेशन ड्यूरिंग द बुद्धिस्ट एरा के बारे में। और जब ये हो जाएगा देन फिर हम पढ़ेंगे कि एंशिएंट टाइम पे जो हमारी अलग यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला हो गया, मगध जो या आपका गांधार यूनिवर्सिटी, ये सब इनके बारे में हम लोग जो है पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है ना जी। चलो अभी के लिए आप जो है लेक्चर नंबर 2 को पूरा का पूरा कंप्लीट कीजिए। मिलते हैं थर्ड लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।